बिहार, जो आज अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है, वो सदा से ही इस स्थिति में नहीं था, बल्कि इसका इतिहास इतना रिच और फ्लोरिश रहा जिसे शायद ही हम पूर्णतः अभी तक जान सके हो। ये राज्य ऐसे महान साम्राज्यों और विश्वविद्यालय का गढ़ रहा जिसने भारत को उस ऊंचाई तक लेकर गया जिसके सामने आज हम सभी नतमस्तक होते हैं। साम्राज्यों की बात करें तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य ने बिहार को उसके सबसे उच्चतम स्तर पर लेकर गया। वहीं विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में ऐसे बनकर उठ खड़ा हुआ जिसने पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। एक ऐसा महान विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 5th सेंचुरी में की गई, जो आज एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। बावजूद इसकी अखंडता और संप्रभुता आज भी हमारे कानों में गूंजती है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिलो दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह बनकर उठ खड़े हुए हैं कि जो यूनिवर्सिटी एक समय में इतनी महान, भव्य, आलीशान और विख्यात थी, वो कैसे आक्रमणकारियों के द्वारा जलकर खाक कर दिया गया। और ऐसी क्या व्यवस्था नालंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद थी जो उसे इतना विख्यात और दुनिया भर के लिए शिक्षा का केंद्र बनकर खड़ी थी। और इन सभी सवालों से बढ़कर आज हम उस रहस्य को जानेंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी पर श्राप के रूप में आया और इसकी पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी का इसी तरीके से अंत होना था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि इस वीडियो को बनाने में हमने जिन पुस्तकों का इस्तेमाल किया है वो है SD संकालिया द्वारा लिखी गई पुस्तक द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, जो कि 1934 में पब्लिश्ड हुई। दूसरी है A घोष द्वारा लिखी गई नालंदा, जो कि 1965 में पब्लिश हुई। तीसरी है नालंदा, जो कि KA नीलकंठ शास्त्री के द्वारा 1941 में लिखी गई। तो ये वीडियो काफ़ी रिसर्चफुल होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक ताकि आप नालंदा यूनिवर्सिटी की भव्यता का ज्ञान प्राप्त कर सकें। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित भारत के इतिहास का वो पहला सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था, जहां दुनिया भर से लोग उच्च सम्मानित आचार्यों और प्रोफेसरों से ज्ञान का सागर प्राप्त करने के लिए इस शिक्षा केंद्र में आते थे, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। शिक्षा का ये प्राचीन केंद्र दुनिया का पहला बुद्धिस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहां दुनिया भर से छात्र आते थे और इस मठ में मुफ्त में अध्ययन करते थे, जहां 30,000 भिक्षुओं और लगभग 2,000 आचार्य और प्रोफेसर मौजूद होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 90 लाख पुस्तकें थी जिन्हें यूनिवर्सिटी के छात्रों और आचार्यों द्वारा लिखा और अध्ययन किया जाता था। लेकिन 12वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा इस पर बर्बरता से हमला किया गया और इस विश्वविद्यालय को आग लगा दिया गया, जिसके बारे में कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि विश्वविद्यालय का पुस्तकालय इतना विशाल और भव्य और विस्तारित हिस्सा था कि उसे जलने में 3 महीने का समय लग गया। दलाई लामा अपने शब्दों में बोलते हुए कहते हैं कि सभी बौद्ध ज्ञान का स्रोत नालंदा ही रहा है। यूनिवर्सिटी के पतन के दौरान कुछ भिक्षुओं ने तिब्बत में शरण लेकर अपनी जान बचाई। उसके बाद उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के ज्ञान का प्रसार किया और इसे दुनिया के लिए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बना डाला। जैन और बौद्ध लिटरेचर के प्रारंभिक कार्यों में नालंदा का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। जैन लिटरेचर के अकॉर्डिंग नालंदा एक समृद्ध स्थान था, जहां महावीर ने अपने 14 चतुर्मास यानी 4 महीने की पवित्र अवधि बिताई थी। पाली बौद्ध लिटरेचर में भी नालंदा के संबंध में कई कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। इस तरीके के भव्य विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एक समाज का सुदृढ़, मजबूत, समृद्ध और उच्च शिक्षित होना अनिवार्य होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त हमारा समाज कितना सुदृढ़ और समृद्ध रहा होगा जिसने ऐसे विश्वविद्यालय की नींव डाली। उस वक्त के मौजूदा राजा कुमारगुप्त प्रथम, जो कि एक हिंदू शासक थे, उनमें वो क्षमता और वो तेज मौजूद था जिन्होंने देखे हुए अपने एक सपने को वास्तविकता में बदल डाला, जहां अलग अलग संप्रदाय की गहरी समझ रखने वाले कलाकार, कवि,
फिलोसफर जैसे महान आचार्यों को सम्मिलित किया गया। यहाँ दी गई शिक्षा का मूल उद्देश्य मेटलिस्टिक अचीवमेंट्स के साथ साथ स्पिरिचुअली एडवांसमेंट की भी होती थी, ताकि मनुष्य हर परिस्थिति में किसी भी कार्य जैसे आर्ट, साइंस, मेडिसिन, बिजनेस या अदर फील्ड में खुद को स्थापित कर सके। और यही शिक्षा प्रणाली भारत को मजबूत करती थी। यूनिवर्सिटी के अस्तित्व में आने से पहले ही नालंदा क्षेत्र बौद्ध जगत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन महान नालंदा यूनिवर्सिटी के निर्माण के बाद पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म के ज्ञान का पता चला और वो धीरे धीरे इसके सच्चे साधक बनते चले गए। इस मोनास्ट्री को बनाने के लिए जिस ग्राउंड का इस्तेमाल किया गया था वो मूलतः एक मैंगो पार्क था, जिसे 500 व्यापारियों द्वारा 10 कोटी सोने के सिक्कों में खरीदा गया था, जिसे उन्होंने खुशी खुशी बुद्ध को भेंट किया था। और यहीं से विहार के गठन की कहानी शुरू हुई, जहां बुद्ध ने अपने शिष्यों को 3 महीने तक कानून का उपदेश दिया था। बिलशाद स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा 5वीं सदी में बनवाई गई। मनकुवर स्टोन इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जब कुमार गुप्त प्रथम राजगद्दी पर विराजमान हुए तब वो एक साइवाइट यानी शिव भक्त थे, लेकिन 448 एडी से 449 एडी के बीच उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। उनके बाद उनके इस कार्य को उनके बेटे और दूसरे राजाओं के द्वारा आगे निरंतर ले जाया गया। इनमें से प्रमुखता थे तथागत गुप्त राज, बालादित्य, वज्र, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, मलद जो कि राजा यशोवर्म देव के मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा धर्मपाल देव, महेंद्रपाल देव, गोविंदपाल देव और देवपाल देव। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कुमार गुप्त प्रथम के साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घटती है, जब उनके द्वारा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन डाली जा रही थी। फाउंडेशन डालने के दौरान एक बहुत बड़े नाग यानी स्नेक को गंभीर रूप से चोट पहुँचती है। भय से घिरे राजा कुमार गुप्त प्रथम एक सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें ये कार्य जारी रखना चाहिए या फिर इसे बंद कर देना चाहिए। वक्ता जवाब देते हुए कहते हैं कि ये स्थल बहुत ही बेहतरीन है और ये यूनिवर्सिटी हजारों वर्षों तक अत्यधिक प्रसिद्ध रहेगी और लगातार फलती फूलती रहेगी। देश के सभी हिस्सों से छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आएंगे और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा होगी। लेकिन नागों को दिए हुए इस घाव के कारण इस यूनिवर्सिटी का अंत भी खून से सना होगा। दुर्भाग्यवश भविष्यवक्ता की ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित होती है। नालंदा 12वीं शताब्दी में एक युद्ध का मैदान बन जाता है, जहां 2 विरोधी धर्म के लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय का नाश हो जाता है, जिसके बाद वो कभी उठ खड़ा नहीं हो पाता। इस विश्वविद्यालय की उच्च कोटि की शिक्षा प्रणाली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में न सिर्फ भारत देश से बल्कि विदेश से भी लोग बहुत बड़े स्केल पर शिक्षा प्राप्त करने आते थे। और इस विश्वविद्यालय को खास बनाती थी यहाँ एडमिशन लेने की क्रिया, क्योंकि यहाँ एडमिशन लेने के लिए किसी फॉर्म को सबमिट करने की या कोई रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि इस विश्वविद्यालय के गेट कीपर के द्वारा एक इन डेप्थ एनालिसिस की जाती थी, जिसमें गेट कीपर के द्वारा उनसे वेदास, उपनिषद, सांख्य, वैशिष्ट, महायान जैसे चीज़ों से सवाल किए जाते थे और अगर इन जवाबों से वे संतुष्ट होते थे तभी उनका प्रवेश नालंदा यूनिवर्सिटी में किया जाता था। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि जहाँ का गेट कीपर भी इस लेवल की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखता हो, उस विश्वविद्यालय का शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के प्राचीन शिक्षा प्रणाली का रिकॉर्ड हमें 2 द मोस्ट फेमस पीपल ह्वान संग और आई सिंह के रिकॉर्ड से पता चलता है, जो कि अभी तक के सबसे रिलायबल सोर्सेस माने जाते हैं और ये दोनों चाइनीज बुद्धिस्ट मंक के रूप में जाने जाते हैं और ये दोनों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। आई सिंह ने वहाँ लगभग 10 वर्षों का समय बिताया था। आई सिंह के अकॉर्डिंग नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई की शुरुआत सिद्धम के अध्ययन से होती थी, जो संस्कृत लिखने के लिए एक प्रयुक्त लिपि थी। इसके बाद सूत्र, धातु और खिला का अध्ययन कराया जाता था। यह खिला का अर्थ होता है ऐसे ग्रंथ जो सूत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालते हों। इसके बाद छात्रों को काशिका वृत्ति, जो कि पाणिनि के व्याकरण पर की गई हुई एक टिप्पणी है, उसका गहन अध्ययन कराया जाता था। इसके बाद हेतु विद्या यानी लॉजिक,
अभिधर्म कोश यानी मेटाफिजिक्स, न्याय द्वार तर्क शास्त्र यानी लॉजिक एंड रीजनिंग और जातक माला की पढ़ाई काफ़ी विशेष हुआ करती थी। वहीं छात्रों के लिए धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, जो कि महायान, बौद्ध ग्रंथों और दर्शन की गहरी समझ को दर्शाता था। ऊपर दिए हुए विषयों थियोलॉजी, फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर का समावेश हमें शांत रचित तत्व संग्रह की पुस्तक में देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरे विषयों की बात करें तो उनमें से कुछ है वेदास, वेदांता, वैशिष्क, मध्यम निकाय, सूत पिटक, अनुशासन, सर्प विद्या, इतिहास, राशि, भूत विद्या यानी आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग, देव विद्या यानी साइंस ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, तंत्र विद्या, साइंस ऑफ मेडिसिन, छत्र विद्या और व्याकरण। बुद्धिज्म 4th सेंचुरी तक अपने हाईएस्ट पिक पर था और इस दौरान कई सारे फिलोसफिकल आइडियाज जनरेट हुए, जो कि एक विशाल यूनिवर्सिटी की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई। बुद्धिस्ट फिलोसफिकल की डेवलपमेंट प्राज्ञ प्रमिता की खोज और नागार्जुन जैसे लोगों द्वारा दार्शनिक टिप्पणियों के साथ शुरू किया गया। नागार्जुन कोई और नहीं बल्कि वही थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में ही अपनी पढ़ाई की थी और बाद में वहां के प्रधान पृष्ठ के रूप में कार्यरत हो गए। महायान, जो कि आज के दौर में बौद्ध धर्म में सबसे अधिक प्रचलित मानी जाती है, उसको पॉपुलराइज करने वाले थे नागार्जुन और आर्यदेव, जिसमें बुद्ध की लाइफ टाइम टीचिंग को डीपर लेवल में जाकर बताया था और अंत में इसे दार्शनिक यानी फिलोसफिकल नाम मध्यमिका दिया गया। इसके अलावा दो और मुख्य नाम जो जुड़ते हैं फिलोसफिकल फील्ड में, वो है अशांग और वसुबंधु। इसके अलावा कुछ और आचार्यों और प्रधानों की बात करें तो उनमें से हैं धर्मकीर्ति, आर्यभट्ट, धर्मपाल, शीलभद्र, सुविष्णु, दिनांग, चंद्रकीर्ति, कैड्रोगोमिन और कमलशिला। अब सवाल उठता है कि इतने विशाल विश्वविद्यालय को चलाने के लिए खर्च का प्रबंध कहाँ से किया जाता था। आइसिंग के रिकॉर्ड के अनुसार यूनिवर्सिटी को लगभग 200 गांवों से हेल्प मिलती थी, जो बाहर से आए लोगों को रहने का खर्च और कपड़े का प्रबंधन और इसके अलावा और भी कई सारी ज़रूरतों की चीज़ पर्याप्त तरीके से भेंट करते थे। इसके अलावा समय समय पर कई सारे राजा महाराजा के द्वारा भी भरपूर मदद की जाती थी ताकि शिक्षा प्रणाली निरंतर आगे बढ़ते जाए। इतने बड़े विश्वविद्यालय पर किसी भी बाहरी राजा महाराजा का आधिपत्य नहीं होता था, बल्कि इसे बहुत ही सुनियोजित ढंग से विश्वविद्यालय में मौजूद हाईएस्ट प्रीस्ट और आचार्यों के द्वारा संचालित किया जाता था। इसके बाद अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ एक भव्य लाइब्रेरी भी मौजूद थी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इसमें 3 शानदार इमारतें थी, जिन्हें रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक कहा जाता था। रत्नोदधि एक 9 मंजिला इमारत थी जिसमें प्रांजन परमिता सूत्र के सेक्रेड कलेक्शन मौजूद थे। इसके अलावा कई सारे तांत्रिक वर्क्स और कई सारे अनगिनत ज्ञान का सागर बहता था उस लाइब्रेरी में। लेकिन इसके बाद आया वो काला दिन जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की चमक को राख में तब्दील कर दिया। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके उसमें आग लगा दी। विश्वविद्यालय की तबाही और बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मण विद्वानों की हत्या इतनी गंभीर और भयावह थी कि जो किताबें जलाई गई उनकी सामग्री को समझाने के लिए लगभग कोई भी जीवित नहीं बच पाया। सभी मठों में आग लगा दी गई ताकि भविष्य में इसके इतिहास को बताने के लिए कुछ ना बचे। इतनी बड़ी तबाही के पीछे का कारण बताया जाता है कि जब एक वक्त बख्तियार खिलजी को एक असामान्य बीमारी हो जाती है जिसका इलाज उसके खुद के धर्म के हकीमों के पास नहीं होती, तो ना चाहते हुए भी वो अपनी जान को बचाने के मकसद से आयुर्वेद के एक बौद्ध विद्वान राहुल भद्र से अपना इलाज करवाता है। ये इलाज इतना कारगर साबित होता है कि उसकी ये असामान्य बीमारी उसके शरीर से खत्म हो जाती है। बावजूद खुश होने के उस बख्तियार खिलजी को इस बात का काफ़ी आघात पहुंचता है कि दूसरे धर्म के लोगों के पास उनके खुद के धर्म के लोगों से इतनी अधिक और इतनी गहरी ज्ञान कैसे हो सकती है, और यही हीन भावना उसे प्रोत्साहित कर
करती है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक करने के लिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि जिस विश्वविद्यालय ने कई वर्षों तक लोगों को ज्ञान का दर्शन दिया, वो अब खंडहरों में कहीं विलीन हो चुकी है, जिसे देखने के लिए दूर से लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए गए विषयों को दोबारा इस पद्धति के साथ लाने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं जो देश हमारा आज के वक्त में शिक्षा के केंद्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है, वो आसमान छूने लगेगी। क्योंकि जिन चीज़ों का अध्ययन उस वक्त किया जाता था, उन्हीं चीज़ों का अध्ययन आज भी होता है, बस उसके स्वरूप बदल चुके हैं।